हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीलू। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर शिक्षा एक पहल में। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का हिंदी का सैम्पल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं खंड का को। खंड का में आपको अपठित बोध दे रखा है, यानी अपठित गद्यांश है जो किताबों में नहीं है, और अलग से आपको दिए गए हैं जिनमें से आपको क्वेश्चन के आंसर छांटने हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि क्वेश्चनों के आंसर क्या है। गद्यांश को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कथन और कारण दोनों ही दे रखा है। कथन ये है कि भक्ति काल के संत कवि कबीर एक निर्गुण भक्त कवि थे। जैसा कि आप जानते हैं कि कबीरदास जी कैसे थे कि वह निराकार ईश्वर को मानते थे, जिसका कोई आकार नहीं होता। उसी तरह कारण आपको यहाँ पे दे रखा है कि कबीर के अनुसार ईश्वर निराकार है और वह सभी जीवों में विद्यमान है। तो दोनों ही चीजें आपको दे रखी है यहाँ पर। तीसरा जो आंसर है वो बिल्कुल सही होगा, यानी कथन सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है। आइए खा पाठ देखते हैं इसका। कबीर की रचनाओं में आलोचना की गई है। किस चीज की आलोचना की गई है? धार्मिक आडंबरों की, धार्मिक कर्मकांडों की और धार्मिक सुधारों की। परस्पर भेदभाव की कोई आलोचना नहीं है। तो इसका फोर्थ पार्ट कथन 1, 3 और 4 सही है। ये बिल्कुल ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे। अगले में आपको मिलान दिए हुए हैं। मिलान में कबीर का शिष्य धर्मदास, कबीर की माता नीमा और कबीर की गुरु। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। इस तरीके से दे रखा है। तो पहले का दूसरे से मिलान होगा, दूसरे का तीसरे से मिलान होगा और तीसरे का पहले से मिलान होगा। तो इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। कबीर द्वारा समाज में प्रचलित किन दो बुराइयों का विरोध किया गया था? सबसे पहले है, कबीर ने अपनी रचनाओं में समाज में व्याप्त कुरीतियों और धर्मों के ढोंग की कड़ी आलोचना की। ठीक। सेकंड में आप लिख सकते हैं कि उन्होंने अपनी रचनाओं में पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कबीर के स्वभाव की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो हम कह सकते हैं कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृहस्थ संत थे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक काव्यांश दे रखा है जिसे पढ़ के आपको क्वेश्चनों के जवाब देने हैं। तो आइए प्रश्न 2 का पहला भाग देखते हैं। कविता में पांव की बेड़ियों का अर्थ क्या है? तो कविता में पांव की बेड़ियों का अर्थ क्या है? मानसिक बंधन। यही पांव की बेड़ियां होती हैं। ठीक है। सबसे पहले और सबसे जो निचले स्तर पे आती हैं वो मानसिक बंधन होते हैं। खा पर आते हैं। कविता का मुख्य संदेश क्या है? उचित विकल्प का चयन कीजिए। जीवन में हार ना मानना, संघर्ष और हौसले से जीतना, सवालों से घबराना, कठिन लक्ष्य बदल देना। तो पहला, दूसरा और चौथा ये बिल्कुल सही है और तीसरा वाला रॉन्ग है। तो इसके लिए क्या होगा कि सेकंड पार्ट इसका सही होगा। कथन 1, 2 और 4 सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। इसमें आपको एक कथन दे रखा है, मनुष्य को हौसला रखकर संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। वहीं आपको कारण दे रखा है, जीवन में प्रत्येक कार्य सरल और बाधा मुक्त नहीं हो सकता। तो इसमें क्या है? कथन सही है और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या है। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, काव्यांश के अनुसार लक्ष्य प्राप्ति के लिए मनुष्य में किन दो विशेषताओं का होना जरूरी है? पहली विशेषता मनुष्य में होनी चाहिए मजबूत इरादों का होना, और दूसरी विशेषता होनी चाहिए डर को दूर रखना। काव्यांश के अनुसार डर और असफलता को कैसे देखना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा, काव्यांश के अनुसार डर और असफलता को सकारात्मक दृष्टिकोण से देख व्यक्ति आत्मविकास और उन्नति की दिशा में आगे बढ़ता है। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खंड खा का पार्ट थर्ड है, निर्देशानुसार उपसर्ग और प्रत्यय पर आधारित निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो मैं पहले बता दूं आपको कि उपसर्ग और प्रत्यय होते क्या चीज है। उपसर्ग जो होता है वो शब्दों के शुरू में प्रयोग किया जाता है। उपसर्ग जो है वो शब्दों के शुरू में प्रयोग किया जाता है, यानी पहले उपसर्ग वर्ड लगेगा फिर उसके बाद में मूल शब्द लगेगा। ठीक है। प्रत्यय जो है वो शब्दों के मूल शब्द के पीछे जुड़ता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पराक्रम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग पहचान कर लिखिए। इसमें जो पहला का आंसर होगा वो हो जाएगा परा। परा इसमें उपसर्ग है। नेक्स्ट है खा वाला, निर उपसर्ग से निर्मित एक शब्द लिखिए। निर से हम निर्गुण भी बना सकते हैं, निर्मल भी बना सकते हैं, ऐसे कई वर्ड है जो निर से बन सकते हैं। ऐतिहासिक शब्द में प्रयुक्त मूल शब्द पहचान कर लिखिए। ऐतिहासिक शब्द में मूल शब्द जो है वो इतिहास है। ठीक है। अब खा वाले पे आते हैं। चमकीला शब्द में निहित प्रत्यय पहचान कर लिखिए। तो चमकीला शब्द में जो है ईला प्रत्यय लगा हुआ है। चमकीला शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ईला प्रत्यय। उसी तरीके से डा पे आते हैं। दार प्रत्यय से एक शब्द बनाइए। दार से हम लेनदार, देनदार, सूबेदार, कुछ भी मतलब शब्द को बना सकते हैं जिनके पीछे दार वर्ड यूज हो रहा है। ठीक है। अब हम क्वेश्चन 4 पे आते हैं। 4 है, निर्देशानुसार समास पर आधारित निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है। तो जो इसका का पार्ट है वो लिखा है नवरात्रि। इसे क्या करना है? समास विग्रह करना है। नवरात्रि का मतलब हम 9 रातों का समूह समझेंगे। ठीक है। समास में इसका विग्रह हो गया। उसके बाद सेकंड है, प्रतिवर्ष शब्द में निहित समास का भेद लिखिए। इसमें अव्ययी खा के आंसर में अव्ययी भाव समास है। गा है, जहां पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो वह समास क्या कहलाता है? कर्मधारय समास कहलाता है। ठीक है। बहुब्रीहि समास का एक उदाहरण लिखिए।
इसका उदाहरण हो जाएगा चक्रधारी, ठीक है, जिसका अर्थ होता है कृष्ण। इसके बाद है पंचवटी शब्द में निहित समास का भेद लिखिए। पंचवटी द्विगु समास है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निर्देशानुसार अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो का जो है इसका का पार्ट देखते हैं। गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। नहीं से ही हमें पता चलता है कि एक निषेधावाचक वाक्य है। किया बाल सभा ने बैलों का खूब स्वागत किया, इसके अंदर कौन सा वाक्य भेद है, अनुवाचक इसमें आ जाएगा, इसका आंसर है। उसके बाद गा है, गा देखेंगे शायद लेखक का घोड़ा भटक गया था, इसमें आ जाएगा संदेहवाचक, क्योंकि शायद से ही पता चल रहा है यहाँ पर एक संदेहवाचक है। जिन वाक्यों में एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो वहां अर्थ की दृष्टि से वाक्य का कौन सा भेद होता है, तो इसमें आ जाएगा संकेतवाचक वाक्य। अगला है इच्छावाचक वाक्य का एक उदाहरण लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा जैसे कि तुम सब भी इस साल अच्छे नंबरों से पास हो जाओ, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि तुम्हारी दीर्घायु हो, यानी आगे के लिए कोई भी इच्छा करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 6। निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के रेखांकित काव्य पंक्तियों में अलंकार पहचान कर लिखिए। तो इसमें अलंकार बताने हैं कि किसके अंदर क्या अलंकार है। तो आपको पहला अलंकार दिया हुआ है निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। दूसरे में है देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए, ठीक है। इसमें का वर्ड की आवृत्ति बार बार आ रही है, तो इसमें भी अनुप्रास अलंकार ही हो जाएगा। अगले में है 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। तो यहाँ पर बेर वर्ड यहाँ भी है, बेर शब्द यहाँ भी है, दोनों तरफ ही बेर शब्द है। एक बेर का मतलब होता है 3 बेर खाती थी, यानी वो 3 बेर खाती थी। बेर एक फल का नाम हो गया, वो 3 बेर खाती थी यानी 3 बार खाती थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। सेम शब्द है, एक जैसा ही शब्द है, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग है, ठीक है। अगला देखते हैं सुबरन को खोजत फिरत कवि व्याभिचारी चोर। अब सुबरन जो शब्द है इसका हर किसी के लिए एक अलग अलग अर्थ होगा। कवि के लिए एक अलग अर्थ होगा, व्याभिचारी के लिए अलग अर्थ होगा, चोर के लिए सोने के समान है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एक ही शब्द के लिए जो एक ही शब्द है उसका अलग अलग अर्थ लोगों के अकॉर्डिंग निकल रहा है, ठीक है। कवि अलग सोच रहा है, व्याभिचार अलग सोच रहा है, चोर अलग सोच रहा है, उसी शब्द का अलग अलग अर्थ निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा श्लेष अलंकार, ठीक है। अगला देखते हैं शीतलता पानी आग से और जल से जल जाना। यहाँ पे जल और जल 2 बार ही यूज हुआ है ये वर्ड, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक जल का अर्थ होता है पानी और दूसरे जल का मतलब है जलना। यहाँ पर भी यमक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। खंड गा में पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर दे रखे हैं आपको। पाठ्य पुस्तक से आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसे उस गद्यांश को पढ़ के आपको जवाब देने हैं कुछ प्रश्नों के, ठीक है। तो गद्यांश को ध्यान से पढ़ लेंगे, उसी में से आपको जवाब देने हैं। सबसे पहला हमारी मानसिकता को कौन बदल रहा है, हमारी मानसिकता को विज्ञापन और प्रसार तंत्र बदलने हैं। आप जैसे कि जानते ही हैं जब भी हम सामान खरीदते हैं तो हम क्या चीज़ देखते हैं, विज्ञापन देखते रहते हैं, ठीक है। अगर हमें कोई सामान नहीं भी लेना है तो हम विज्ञापन देख के उस सामान को खरीद लेते हैं, और जिस चीज़ का ज़्यादा प्रसार चल रहा होता है उस चीज़ को हम ज़्यादा फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। इसी का खा पार्ट है उपभोक्ता संस्कृति का क्या प्रभाव है, सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें तो कथन 2, 3 और 4 ये सही है, इस पर हम टिक मार लेंगे। दूसरा क्या है, वर्गों के बीच अंतर बढ़ना। तीसरा है सांस्कृतिक असीमता का ह्रास होना, और चौथा है भोग की आकांक्षाएं बढ़ना, ठीक है। तो इसमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये तीनों ही सही है, तो इसका सेकंड वाला पार्ट एकदम ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें कथन दे रखा है और उसका कारण दे रखा है। कथन है उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है। कारण क्या दे रखा है, उपभोक्ता संस्कृति व्यक्ति केंद्रितता और स्वार्थ को बढ़ावा दे रही है। तो कथन सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। अगला देखते हैं, लेखक के अनुसार क्या गंभीर चिंता का विषय है। लेखक के अनुसार दिखावे की जो संस्कृति फैला रहे हैं वो गंभीर चिंता का विषय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी के अनुसार स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए क्या आवश्यक है। गांधी जी के अनुसार स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए दरवाजे खिड़की खुले रखें और अपनी बुनियाद पर कायम रहें। तो इस पर हम टिक लगा देंगे। प्रश्न 8 में आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, और उन क्वेश्चन का जवाब आपको 25 से 30 शब्दों में देना है। जो पहला क्वेश्चन आपको 2 बैलों की कथा से दिया गया है, हीरा और मोती के स्वभाव में 2 अंतर बताने हैं। जैसा कि आप जानते हैं हीरा और मोती के स्वभाव में क्या था कि एक ज्यादा शांत था और एक ज्यादा ही जल्दबाजी करता था, ठीक है। एक को आसानी से गुस्सा नहीं आता था, दूसरे को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। तो अगर यदि आपने कुछ चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ा है तो आप इसके जवाब आसानी से दे सकते हैं।
दूसरा क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से है कि मेरे बचपन के दिन पाठ के आधार पर लड़कियों की दशा बतानी है अपने शब्दों में। लड़कियों की उस टाइम क्या दशा हुआ करती थी कि आप जानते ही हैं, बाल विवाह हो जाया क्या करता था, शिक्षा की सुविधा नहीं थी, उन्हें घर में ही काम करने के लिए बाधित किया जाता था। ठीक है? तो इसका भी जवाब जो है आप चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ के दे सकते हैं। उसके बाद प्रेमचंद के फटे जूते, इसमें प्रेमचंद के व्यक्तित्व के बारे में 2 विशेषताएँ बतानी है, तो वो भी आप आसानी से दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह आप क्वेश्चन अगर चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ेंगे, आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर, तो आप जवाब आसानी से दे सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में एक काव्यांश दे रखा है, उससे जुड़े कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे पहला जो क्वेश्चन है वह है, प्रस्तुत पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? सबसे पहले हमें बतानी है ये पंक्तियाँ लिखी किसके द्वारा गई हैं? तो ये पंक्ति रसखान द्वारा लिखी गई हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने क्या इच्छा व्यक्त की है? तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने काफ़ी सारी इच्छाएँ प्रस्तुत की हैं, जिनमें से 4 यहाँ पे लिखी हुई हैं, 4 में से 1 गलत है और 3 बिल्कुल सही हैं। तो आंसर क्या होएगा? थर्ड आंसर होएगा कथन 1, 2 और 3 सही है। ठीक है? अब अगला क्वेश्चन जो है वो कथन और कारण वाला है। ठीक है? इसमें दे रखा है आपको, कथन क्या दिया हुआ, कवि की भावनाएँ कृष्ण के प्रति उनकी अगाध भक्ति को दर्शाती हैं। कारण क्या है? कवि जीवन और प्रकृति के हर रूप में कृष्ण के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। तो कथन ए सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी है। ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। अगला है, पाहन हऊँ तो वही गिरी को जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण, यानी पंक्ति में कौन सी घटना का उल्लेख किया गया है? इसमें गोवर्धन पर्वत को उठाने की बात कही गई है, तो इसका आंसर सेकंड वाला बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रदत्त पंक्तियों में निहित भाव है। निहित भाव क्या है? भक्ति का, वात्सल्य का, वीरता का या दीनता का? देखते हैं इसका आंसर क्या। आंसर है पार्ट 2, कथन 1 और कथन 2, जो कि दोनों ही सही हैं। ठीक है? वात्सल्य और भक्ति का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे रखा है कि 25 से 30 शब्दों में फिर से वही प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो कबीर के बारे में आपको दे रखा है कि कबीर ने जन्म और कर्म में से किसे महत्वपूर्ण माना है? कबीर ने कर्म को महत्वपूर्ण माना है। ठीक है? और क्यों माना है? तर्क के साथ व्याख्या दीजिए। तो यदि आपने लेसन पढ़ा है तो आप कोई एक तर्क देकर इस बात की व्याख्या कर सकते हैं कि कबीर ने कहा है कि कर्म प्रधान होना चाहिए, धर्म प्रधान से कहीं ज़्यादा। तो यहाँ पर गोपियों के द्वारा वर्णित किया गया जो कृष्ण की मुरली की धुन है और मुस्कान के प्रभाव को अपने शब्दों में लिखना है। कृष्ण की मुरली की धुन से सभी लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और अपने गमों को भूल जाते हैं। तो म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो पहले मुरली के रूप में होती थी, जो सुनकर सभी लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे और सभी अपने गमों को कुछ देर के लिए भूल जाते थे। तो कुछ इसी तरह गोपियों के साथ भी होता था। तो यहाँ पर बस वही अपने शब्दों में आपको वर्णन करना है। ठीक है? कैदी और कोकिला से। ठीक है? इसमें कवि और कोकिला के बीच मौजूद 2 अंतर बताने हैं। लेसन को पढ़िए तो आप इसको बहुत बेहतर जवाब दे पाएँगे। यदि आपने लेसन पढ़ा हुआ है, स्टोरी पढ़ी है बहुत ध्यान से, तो आप इसके जवाब अपने शब्दों में बहुत अच्छी तरह दे सकते हैं। उसी तरह नीचे भी कुछ क्वेश्चन्स आपको दे रखे हैं जो पाठ के आधार पे हैं। तो यदि आपने पाठ बहुत अच्छी तरह पढ़े हुए हैं तो आप इन प्रश्नों के जवाब भी बहुत अच्छी तरह दे पाएँगे। क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें कि आपको अनुच्छेद दिए हुए हैं। सबसे पहले सड़क दुर्घटनाओं के बारे बारे में एक अनुच्छेद लिखना है। ठीक है? 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। सड़क दुर्घटनाओं के पहले इंट्रो देना है आपको, थोड़ी भूमिका लिखनी है, फिर उसका कारण बताना है, उससे बचाव और उपाय कैसे किया जा सकता है और सरकार और जनता किस तरीके से उसमें भागीदारी दिखा रही है। ठीक है? तो इनमें क्या करना है, जितने भी आपको दे रखे हैं इन सब में से किसी एक के ऊपर लिखना है। तो आपको 3 दे रखे हैं, तीनों में से किसी एक के ऊपर लिखेंगे। जो सेकंड है वो जीवन में अच्छे मित्रों का महत्व बता रहे हैं और जो थर्ड है उसमें विविधता में एकता, यानी भारत की पहचान किस तरीके से विविधता में एकता को बताती है, दर्शाती है, ये चीज़ आपको अच्छी तरह इसके अंदर लिखनी होगी। 120 शब्दों में लगभग 1 पेज में आपको अपना आंसर खत्म करना होगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको एक पत्र लिखना है। ठीक है? अवसर पर बधाई देते हुए कि प्रथम स्थान प्राप्त किया है 12वीं कक्षा में, है ना? आपकी बड़ी बहन ने, तो आपको 100 शब्दों में एक पत्र लिखना है उसका मार्गदर्शन करते हुए। ठीक है? ऐसे ही इसका खापाठ दे रखा है कि एक विज्ञान की प्रदर्शनी लग रही है विद्यालय में, तो उसके बारे में भी आपको 100 शब्दों में एक पत्र लिखना है। उसके बाद 14 क्वेश्चन जो है, 14 में आपको ये दे रखा है कि आप मोहित हैं या महक हैं। आपको एक ईमेल लिखनी है। घड़ी की शिकायत और बदलाव की मांग को करते हुए उपभोक्ता सेवा केंद्र को लगभग 100 शब्दों में ईमेल लिखिए। ठीक है? तो आप ये भी चीज़ जो है ईमेल को आसानी से कर सकते हैं। ग्रामर पोर्शन में आपको बताया ही गया होगा ये चीज़। क्वेश्चन नंबर 15 में अपने आस-पास की सड़कों की स्थिति सुधारने के विषय पर 2 विद्यार्थियों के मध्य 80 शब्दों में संवाद लिखना है। यानी विद्यार्थी नंबर 1 होगा, विद्यार्थी नंबर 2 होगा, दोनों आपस में बात कर रहे हैं और बात किस विषय पे कर रहे हैं कि सड़कों की जो स्थिति है, जो टूटी-फूटी सड़कें हैं, वो सुधर जानी चाहिए, किस तरीके से सुधार किया जा सकता है, सरकार क्या कर सकती है, हमें भी क्या करना चाहिए, उसके अंदर हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए। तो वो सारी बातें 2 विद्यार्थियों के बीच की है। तो यहाँ पे हमारा हिंदी का सैंपल पेपर खत्म होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना ना भूलें।
ताकि उनकी भी पढ़ाई में मदद हो सके।